दोस्तों टाइम था 1996 का, जब रसिया में पश्चिमी साइबेरिया में मौजूद एक नदी में पुलिस को काफ़ी सारी लाशें मिलती हैं। सबसे पहले तो पुलिस ने यही अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है शहर में कोई ना कोई सीरियल किलर आया होगा या फिर कोई ऐसी गैंग आई होगी जो कि इंसानी शरीर के अंगों को स्मगलिंग करते होंगे। लेकिन पुलिस को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये ना तो किसी सीरियल किलर का काम है और ना ही किसी गैंग मेंबर का, जबकि ये काम है एक सिरफिरे इंसान का जिसे गलती से मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया और आज वो बिल्कुल खुला घूम रहा है। लेकिन असल में क्या हुआ था यहाँ पर? कौन था ये सिरफिरा आदमी और ये ऐसे क्या काम कर रहा था कि बाद में सीधा का सीधा इस नदी में लोगों की लाशें आ रही थी? सब चीजों की डिटेल से बातें करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे सोल्ड, अनसोल्ड और क्राइम रिलेटेड केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि अगर मेरी इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दीजिए और आप हमारी किसी और क्राइम स्टोरी को जाकर देख सकते हैं। मैंने इसी तरह की काफी सारी और भी स्टोरी यहाँ पर बना रखी है। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हॉरफाइंग केस। दोस्तों आज की जो ये घटना है ये असल में शुरू हुई रूस के पश्चिमी साइबेरिया में, जब एक बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि उन लोगों का जो मेन पानी का पाइप है वो ब्लॉक हो चुका है और उनके पास अब पानी नहीं पहुंच रहा। तो उन लोगों ने प्लम्बर के पास कॉल किया और उसे अपने घर पर बुलाया। प्लम्बर ने वहां पर मौजूद काफी सारे घरों में जाकर चेक किया कि हो सकता है यहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हुई हो या इधर कोई प्रॉब्लम आई हुई हो, और इसी तरह काफी सारे घरों में जाकर उसने चेक किया। वो कुछ देर इसी तरह दिक्कत को ढूंढने के बाद वापस चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने प्लम्बर के पास कॉल किया और अपनी समस्या बताई। तो अब की बार प्लम्बर फिर से आ जाता है और अब की बार वहां पर मौजूद और घरों में जाकर इस दिक्कत को देखने लगता है। लगभग सभी घरों को देखा जा चुका था और अब सिर्फ एक ही घर बचा था और वो था अलेक्जेंडर पिस्टर स्टफ का। तो प्लम्बर ने जाकर नॉक किया, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। तो वो वापस जाने लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने कहा कि हमें पानी की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज तुम इसे ठीक करके ही जाओ। तो प्लम्बर ने ये बात साफ साफ बोल दी कि इस तरह वो बंदा अपना घर नहीं खोल रहा और जब तक मैं अंदर नहीं चला जाता मैं दिक्कत किस तरह से सोल्व कर पाऊंगा। तो वहां पर बिल्डिंग में मौजूद काफी सारे लोग उसके साथ उस घर में जाते हैं और वहां पर बाहर से नॉक करते हैं, लेकिन अभी भी किसी ने घर नहीं खोला। तो कुछ एक लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने ये बात कही कि अब हम इस पानी की समस्या से और ज्यादा नहीं जूझ सकते, तो हम इस दरवाजे को ही तोड़ देंगे और तुम अंदर जाकर अपना काम करो और बाद में जब इसका मालिक आएगा तो उससे हम लोग निपट लेंगे। तो प्लम्बर के पास तो सारे हथियार मौजूद ही थे और प्लम्बर को ये बात बोलने की ही देर थी कि इस दरवाजे को तोड़ दो, कि उसने वो दरवाजा तोड़ दिया। और जैसे ही वो अंदर घुसता है तो प्लम्बर के साथ साथ उसके साथ जो भी लोग उस बिल्डिंग के वहां पर आए थे सबका दिमाग चकरा गया। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें उल्टी आने लगी और काफी सारे ऐसे जिन्होंने वहां का हाल देखा और वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़े। उन लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा और आपस में वो सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि इस घर के अंदर जैसे ही ये लोग घुसते हैं तो उन्हें मिलता है कि यहाँ पर पूरे फ्लोर के ऊपर बड़े ही बुरे तरीके से खून फैला हुआ है। एक सोफा है जिसके ऊपर एक लड़की पड़ी हुई है बिना कपड़ों के और उसके हाथ पैर को अगर देखा जाए तो काफी जगह से वो टूट चुके हैं। उसका मुंह बड़े ही बुरे तरीके से सूजा हुआ है और उसकी एक आंख तो इतने बुरे तरीके से शायद उसे पीटा गया होगा कि वो बंद ही हो चुकी है। चारों तरफ दीवारें जो मौजूद थी वो खून में सन चुकी थी और जहां पर सोफा रखा गया था उस सोफे के नीचे से खून बहकर दूसरी तरफ गया हुआ था। वहीं एक खिड़की की तरफ एक लड़की भी बांधी गई थी जिसके शरीर पर इतने सारे निशान और चोटें दिखाई दे रही थी कि मानो अगर इसे अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो ये कुछ ही देर बाद अपनी जान गंवा देगी। ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और ये बात एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है कि इस शोर शराबे को सुनकर उसी घर में से एक आदमी निकलता है और इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर वहीं पर मौजूद एक खिड़की में घुसकर दूसरी तरफ छलांग लगा देता है और दूसरी बिल्डिंग से वो नीचे चला गया। आम जनता यहाँ पर आई हुई थी, वो इन सब चीजों को नहीं देख पाई तो वो लोग तुरंत बाहर आ गए और उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस वहां पर आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उन लोगों ने पाया उसको देखकर पुलिस वालों का भी दिल दहल गया, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 लड़कियों को ही देखा था, तीसरी को नहीं, जो कि असल में वहां बाथरूम में बेजान पड़ी हुई थी
और बेजान तो वो होनी ही थी क्योंकि उसका गला काटकर वहीं टब में डाल दिया गया और उसकी बॉडी वहीं पास में ही पड़ी हुई थी। पुलिस को भी ये बात जानने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये अपार्टमेंट किसका है, और वो अपार्टमेंट था लूडी मिलर का। और ये लड़का यहाँ से जो भागा था ये कोई और नहीं जबकि उसका बेटा अलेक्जेंडर ही था। पुलिस ने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी और लूडी मिलर को अपनी हिरासत में ले लिया, और इसी तरह ढूंढते ढूंढते एक दिन बाद ही अलेक्जेंडर भी उनके कब्जे में आ जाता है। और पुलिस वालों ने उन दोनों को अलग अलग कमरों में रखकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की, और जो पूछताछ में सामने आया उसके मुताबिक जो चीजें पुलिस ने उनके अपार्टमेंट में देखी वो तो कुछ भी नहीं। अलेक्जेंडर की मां लूडी ने काफी सारी बातें बताई कि ये मेरा बेटा जो है बचपन से इस तरह का नहीं था और ना ही मैं इस तरह की थी, जबकि ये सारी हालात मेरे पति के कारण हमारे यहाँ पर बन चुके थे। और उसने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की अलेक्जेंडर के जन्म से। उसने बताया कि अलेक्जेंडर का जन्म 1 मार्च 1970 को हुआ था। ये टाइम से पहले ही पैदा हो गया, जिसके कारण पहले तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि शायद ये मुश्किल ही बच पाएगा क्योंकि इसका जन्म टाइम से पहले ही हो गया और ये काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन जैसे तैसे करके अलेक्जेंडर की जान बच जाती है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा कमजोर था तो ज्यादातर बीमार ही रहा करता था और उसकी माँ उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करती थी। अलेक्जेंडर के अलावा इसके परिवार में इसके माता पिता के अलावा इसकी एक बड़ी बहन भी मौजूद थी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या की जड़ थी वो था अलेक्जेंडर का फादर, क्योंकि वो अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को और इसके साथ साथ अलेक्जेंडर को, जो कि अब काफी ज्यादा बीमार रहता है, काफी ज्यादा मारा पीटा करता था। वो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता और ये बात बोला करता था कि तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी अगर तुम्हें काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें ला कर दूंगा। और ये सारी बातें मानने के बाद भी अलेक्जेंडर का पिता अलेक्जेंडर को पीटा करता था, उसकी माँ को पीटता और इसके साथ साथ उसकी बहन को भी। लेकिन जब तक अलेक्जेंडर 8 से 10 साल का हुआ, इसे इतना बुरे तरीके से पीटा गया था कि इसे गलत सही इन सब चीजों की बिल्कुल भी पहचान नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही बात का पता था कि ये इसका पिता है और किसी न किसी तरीके से इससे उसको अपनी जान बचानी है। लूडी मिलर काफी दिनों तक तो ये सारी चीजें सहन करती है, लेकिन अब वो देखती है कि इसके बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन इसका पति बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो टाइम रहते ही इसे उनसे अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो इनके इन छोटे छोटे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो लूडी मिलर ने अपने पति से तलाक ले लिया और वो लोग जा बसते हैं किसी और शहर। अलेक्जेंडर को उसकी माँ अब स्कूल भेजने लगी थी। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी माँ के साथ बिताता, स्कूल में भी जाकर अपना टाइम वो बिताने लगा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किसी व्यक्ति से किस तरह से बात करते हैं, किसी के काम किस तरह से आते हैं और किसी के साथ टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, जिसके कारण उसका कोई दोस्त नहीं बना और जो भी बच्चे उसके स्कूल में मौजूद थे वो अक्सर उसे पीटने लगते। वो उसे काफी सारी ऐसी बातें बोला करते थे कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है, भूसा भरा है क्या, और इसी तरह उसे चिढ़ाया करते थे। उसकी माँ भी उसके पिता से दूर अब दूसरे शहर में आ जरूर गई थी, लेकिन वो भी बाहर के लोगों के साथ इतना सोशल तौर पर कनेक्ट नहीं हो पाई थी जितना कि एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के लिए होना जरूरी है। लेकिन अब जिंदगी बिताने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसा तो नौकरी करने पर ही आएगा, तो उसने एक रिज्यूम बनाकर एक केयर टेकर स्कूल में दिया जहां पर उसका सिलेक्शन भी हो गया। वो वहां पर जाती है, बच्चों का ध्यान रखती है और उसके बाद वापस आ जाती है। बाहरी तौर पर उसका भी कोई दोस्त नहीं था और इसी तरह घिसटते घिसटते अलेक्जेंडर को देखा जाए, उसकी माँ को देखा जाए तो उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन केयर टेकर स्कूल में एक दिन लूडी मिलर को कुछ चोरी करते हुए पकड़ा गया और बाद में उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी पेट भरने के लिए पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो उसने जाकर एक वकील के पास अपना रिज्यूम दिया और उसने कहा कि मैं सर आपका सारा का सारा काम धाम जितना जो कुछ भी है वो संभाल लूंगी, आप भले ही मुझे थोड़ी कम सैलरी दे दीजिएगा लेकिन मैं आपका काम बड़े ही अच्छे से संभालूंगी। तो उस वकील ने अपने असिस्टेंट के तौर पर लूडी को अपने पास रख लिया और वो वहां पर काफी अच्छे से काम भी करती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का अपने स्कूल में अभी भी कोई दोस्त नहीं बना और इसी तरह से बाकी लड़के उसे प्रताड़ित करते रहा करते थे। तो उसके अंदर काफी सारा गुस्सा अब भर चुका था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपना गुस्सा कहां पर उतारे। वैसे अकेली उसकी माँ भी थी, लेकिन जब से वो उस वकील के पास जाकर काम करने लगती है तो उसे अपने काम में काफी ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि वहां पर मौजूद काफी सारे ऐसे केसेस उसके पास आया करते थे और फोटोग्राफ्स भी उनके साथ हुआ करते थे जिसके अंदर मौजूद विक्टिम को काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका होता और वो दर्द में कहरा रहा होता था। और लूडी मिलर को अपने केस से ज्यादा उनके दर्द में मजा आने लगा, तो वो उनके पूरी डिटेल को बड़े ही अच्छे से सुनती और समझती और उसके बाद फैसला लेती, जिसके कारण वकील भी ये सोचता
कि वाह कितना अच्छा मुझे असिस्टेंट मिला है जो कि पूरी बातों को बड़े ही अच्छे से समझकर मुझे एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन शायद उस वकील को भी नहीं पता था कि ये महिला अपने काम के प्रति डेडिकेट नहीं, जबकि वहां पर होने वाले खून खराबे में इंटरेस्टेड है। लूडी मिलर अब अपने ऑफिस के काम को घर पर लाने लगी थी और उसमें जितने भी फोटोग्राफ्स हुआ करती थी उन्हें पूरा दिन देखती और समझने की कोशिश करती कि असल में जब इसे मारा गया होगा तो इसे कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। और इसी तरह की बातें वो अपने बेटे अलेक्जेंडर को भी बताया करती थी और इसके साथ साथ वो उसे वो फोटोज भी दिखाया करती थी कि इस तरह का केस अब हमारे यहाँ पर आया हुआ है और उस बंदे को बड़े ही बुरे तरीके से मारा गया था। और अलेक्जेंडर अपनी उम्र के उस पड़ाव पर था जब उसे दादी नानी से कहानियां सुननी थी, लेकिन असल में वो अपनी माँ से क्राइम केस सुन रहा था। तो उसके दिमाग में भी काफी सारे खुरापाती आइडिया आने लगे और जब उसकी माँ काम पर चली जाया करती थी, जब वो स्कूल से वापस आ जाता तो वो अपने पड़ोसियों को थोड़ी चुल करने के लिए कभी तो उनके गेट पर अजीबोगरीब चीजें रखा था जैसे कि खून से भरा हुआ चाकू, और कभी कभार उनकी दीवारों पर धमकियां लिखा था जैसे कि तुम अपने परिवार को कल नहीं देख पाओगे, और इसी तरह की काफी सारी और धमकियां। उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए कि यार पता नहीं हमारे यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब एक व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को ये सारी चीजें करते हुए पकड़ लिया और वो उसे पकड़कर उसकी मॉम के पास लेकर जाता है और उसकी शिकायत करता है। लेकिन उसकी माँ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानती कि हमारे लड़के ने ऐसा कुछ किया होगा। और उसके बाद टाइम आया 1988 का। अब तक अलेक्जेंडर 17-18 साल का हो चुका था और अब वो लोग रात को डिनर टेबल पर बैठकर इस बारे में बात किया करते थे कि इस तरह का मेरे पास एक नया केस आया है, वहां पर विक्टिम को इतने बुरे तरीके से मारा गया था, इतने बुरे तरीके से उसे चीरा फाड़ा गया था जिसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी। अब वो लोग खाना खाते टाइम भी इन सब चीजों के बारे में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे कर जब थोड़ा और टाइम बढ़ता है तो वो लोग इस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जब उस आदमी को आखिरी बार मारा गया होगा तो उसे किस तरह का फील हुआ होगा और जिस बंदे ने उसे मारा उसे कितना मजा आया होगा। हो सकता है उसने उसका कलेजा निकाल कर अपने हाथ में लिया होगा या फिर सीधा ही उसकी पेट की आंतड़ियों को सीधा फर्श पर फेंक दिया होगा। इसी तरह टाइम बीतने के साथ साथ उन लोगों के बीच खून खराबे को लेकर उन लोगों का जुनून और ज्यादा बढ़ने लगता है और वो लोग जितनी ज्यादा हो सकती थी इस बारे में खुलकर बातें करने लगते हैं। उसकी माँ को भी पता था कि उसके बेटे अलेक्जेंडर का उसके स्कूल में क्या हाल है और हर रोज उसे क्या सहना पड़ रहा है, जिसके कारण वो उसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना चाहती थी और उसकी समस्याओं को समझने में उसकी मदद किया करती थी। अलेक्जेंडर वैसे तो अपने स्कूल में काफी ज्यादा कम बोला करता था और जितने भी लोगों से बोला करता था वो लोग अक्सर उसकी रैगिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है 17 साल की अफगिनी से। ये लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं और अफगिनी ही वो लड़की थी जो कि अलेक्जेंडर की बातों को थोड़ा थोड़ा समझा करती थी। और अलेक्जेंडर को भी इस बात को फील करके काफी ज्यादा अच्छा लगा कि चलो यार कोई तो ऐसा बंदा है जो कि मेरी बातों को समझ रहा है। तो वो उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखता, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता और हर रोज उसके लिए एक फूल लेकर जाता। और इसी तरह चलते चलते ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए। अफगिनी भी अब अलेक्जेंडर को अपना फर्स्ट लव मानने लगी थी और वो उसके साथ टाइम बिताने लगी थी। तो अलेक्जेंडर पहले तो उसका काफी ज्यादा ध्यान रखा करता था, लेकिन अफगिनी भी अब उसके साथ रहने लगी है तो वो उसके ऊपर हक जमाने की कोशिश करता है और वो ये बात सोचने लगा कि ये जो कुछ भी करती है इसे करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए। लेकिन अफगिनी को ये सारी चीजें जरूरी नहीं लगी तो वो अपने आप जो कुछ वो करना चाहती थी वो करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अब अलेक्जेंडर अपने बिल्कुल पिता की तरह काम करने लगता है और जब भी अफगिनी उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे कभी कभार तो पीटने लग जाता। अफगिनी को अलेक्जेंडर की ये बातें पसंद नहीं आई तो उसने अलेक्जेंडर से ये बात कही कि हमें टाइम रहते अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब तुम पहले वाले नहीं रहे और अब तुम्हारे अंदर काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते जबकि तुम यही चाहते हो कि तुम जो कुछ भी चाहो मैं सिर्फ वही करती जाऊं। तो अलेक्जेंडर उसे मनाता है और अपने घर पर लेकर जाता है कि चलो तुम आज मेरे साथ चलो, आज हम दोनों का ही मूड काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो पहले तो अफगिनी ने इस बात से मना कर दिया लेकिन अलेक्जेंडर के बार बार जबरदस्ती करने पर वो भी मान गई और वो दोनों आ पहुंचते हैं अलेक्जेंडर के घर पर। अलेक्जेंडर के घर पर आते ही अलेक्जेंडर उसके साथ जबरदस्ती
जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन अफगानी इस बात के लिए तैयार नहीं थी और उसने ये बात कही कि मैं वापस अपने घर पर जा रही हूँ। लेकिन इस बात से अलेक्जेंडर ने साफ इनकार कर दिया कि यार तुम्हारे नखरे कितने हैं और आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो तुम अब मेरी बात सुनो, तुम्हें यहीं पर रहना है और जब तक मैं ना बोल दूं तुम वापस घर पर नहीं जा सकती। उस टाइम अलेक्जेंडर की माँ भी घर पर ही थी और उसे ये सारी चीजें देखकर एक ही बात समझ में आई कि मेरे बेटे ने पहली चीज है जो कि पसंद की है और अब वो भी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। तो उसने अलेक्जेंडर से कहा कि बेटा तुम एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। और वो बाहर जाकर उस घर को बंद कर देती है। अफगानी चिल्लाने लगती है तो अलेक्जेंडर ने तुरंत टीवी का रिमोट उठाया और उसकी आवाज हद से ज्यादा कर दी, जिसके कारण अफगानी की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई और अंदर रहकर अलेक्जेंडर ने अफगानी के ऊपर काफी सारे टॉर्चर किए। वो पूरी रात उसके ऊपर टॉर्चर करता है और तब तक उसकी माँ भी वापस आ चुकी थी। उसकी माँ के सामने भी वो टॉर्चर करता है उसे और अफगानी उससे एक ही रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज उसे जाने दे, आज के बाद वो उसके रास्ते में कभी नहीं आएगी। अगली सुबह हो चुकी थी लेकिन अलेक्जेंडर अभी भी उसे टॉर्चर कर रहा था। लेकिन तभी उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है और जब अलेक्जेंडर की माँ ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने पाया कि सामने पुलिस खड़ी है, क्योंकि अफगानी की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि एक दिन से हमारी लड़की इस तरह गायब है, पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। और आखिरी टाइम जब वो गई थी तो उसने यही बात बोली थी कि वो अपने दोस्त अलेक्जेंडर के साथ जा रही है। पुलिस अलेक्जेंडर का पता पूछते पूछते यहाँ तक आ पहुंची और उसके बाद जो अफगानी का हाल अलेक्जेंडर ने कर रखा था वो तो पुलिस ने देख ही लिया था। तो पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और दूसरी तरफ जब उसकी गर्लफ्रेंड को देखा तो वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस अलेक्जेंडर के पास जा पहुंची और उससे पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस जैसे ही आधे पौने घंटे तक उससे बात करती है तो पुलिस को अंदाजा हो गया कि इसे पुलिस की नहीं जबकि मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है और तुरंत वहां पर एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं इसकी आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि ये नाटक कर रहा है या फिर ये सच में ही मेंटली डिस्टर्ब है, आप लोग प्लीज इसे मेरे साथ भेज दीजिए। डॉक्टर उसे अपने साथ लेकर गया और अपने हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी सारी की सारी जब रिपोर्ट उसने चेक की तो उसे पता चलता है कि ये सच में ही मेंटली डिस्टर्ब है और जो बंदा पहले ही दिमागी तौर पर कमजोर हो उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो उसे ट्रीटमेंट के तौर पर हॉस्पिटल भेज दिया गया और 3 साल तक एक मेंटल हॉस्पिटल में रखकर उसकी देखभाल की जाती है। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये अब बिल्कुल फिट हो चुका है और उसे हॉस्पिटल से वापस उसके घर भेज दिया गया। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा जाकर कितना बड़ा भूचाल लाने वाला है और अब आगे जाकर ये क्या करेगा। तो जैसे ही अलेक्जेंडर वापस अपने घर पर आता है तो वो अपनी माँ के साथ ऐसी कोई खास बात नहीं करता और वो अपने जाकर रूम में सिर्फ बैठ जाता है और उसके बाद उसने गाने सुनने शुरू किए। लेकिन जैसे ही उसके गाने उसने तेज आवाज में शुरू किए तो उसे वो सीन याद आ गया जब उसने लास्ट टाइम में अपने गानों की तेज आवाज की थी और कितने बुरे तरीके से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली थी। और पुलिस वहां पर आ गई थी, उसे अपने साथ पकड़ कर लेकर गई थी। डॉक्टर्स ने बाद में उसे अपने कब्जे में ले लिया था और कितने बुरे तरीके से वो 3 साल तक उस हॉस्पिटल में रहा था। तो ये सारी चीजें सोचकर वो काफी ज्यादा तंग हो गया और वो उल्टा ही वहीं बाहर निकल पड़ता है। लेकिन अपने घर से बाहर निकलते ही उसने जिस भी व्यक्ति की तरफ देखा उसे उसी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे उतार नहीं सकता था। अगर वो उतारता तो हो सकता है पुलिस उसे देख लेती और उसके बाद फिर से उसे अपनी हिरासत में ले लेती या फिर उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती। तो वो वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उनके प्रति खुंदस तो रखता है, लेकिन उसने खुंदस नहीं निकाली और उसने प्लान बनाना शुरू किया कि मैं खुंदस तो निकालूंगा लेकिन दिमाग से। तो वो निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ जहां पर काफी सारे गरीब लोग रहा करते थे और वो वहां पर जाकर कुछ एक गरीब लोगों को शराब ऑफर करता है। जिन जिन लोगों ने शराब ली उसके साथ वो बातें करता है और उसने कहा कि तुम यहाँ पर काफी दिनों से रह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन मेरे साथ बिताओ, आराम से खाना वगैरह खाओ और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। जिस व्यक्ति को ये बात उसने बोली थी वो इस बात के लिए मान भी गया, क्योंकि जो वहाँ पर होमलेस लोग थे वो काफी दिनों से वहाँ पर कितने बुरे तरीके से पड़े हुए थे, उनको खुद ही कोई अंदाजा नहीं था। तो वो सीधा इस बात के लिए राजी हो गए और शाम को वो डिनर के लिए जा पहुंचते हैं अलेक्जेंडर के घर पर। लेकिन जिन
जिन लोगों को अलेक्जेंडर ने इनवाइट किया था और उन्होंने जाकर अलेक्जेंडर के घर पर खाना खाया था, वो लोग कभी वापस मुड़कर आए ही नहीं। क्योंकि जब भी वो लोग उसके घर पर खाना खाने के लिए जाया करते थे तो अलेक्जेंडर सबसे पहले तो उन्हें घर के अंदर लेता और उसके बाद फिर से टीवी की वॉल्यूम ज्यादा कर देता और उनके ऊपर हमला करने लगता। वो लोग अपनी मदद के लिए चिल्लाने भी लगते, लेकिन मदद का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि बाहर तक उसकी आवाज जाती ही नहीं थी। और थोड़ी बहुत आवाज अगर चली भी जाए तो बाहर मौजूद सारे लोग यही बात समझेंगे कि अंदर टीवी चल रहा है और ये सारी आवाजें भी वहीं से आ रही होंगी। और किसी भी व्यक्ति ने इतना खास ध्यान इस बात पर नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों तक इसी तरह लोगों को निपटाने के बाद अलेक्जेंडर के दिमाग में ये बात आई कि मैंने बूढ़े सूढ़े लोगों को तो काफी ज्यादा निपटा लिया, अब मुझे थोड़े बच्चों को भी निपटाना चाहिए। इनकी भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी तरह जब वो बच्चों को ढूंढ रहा था तो उसने पाया कि एक पुल के नीचे 6 बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, जिनमें किसी की एज 10 साल है, किसी की 12 साल और किसी की 11 साल। तो वो सबसे पहले उनके पास गया और उन्हें एक सिगरेट की डिब्बी ऑफर की। उन छोटे छोटे बच्चों ने सिगरेट पीना शुरू किया और उसके बाद अलेक्जेंडर ने उनके सामने अपना प्लान रखा। उसने कहा कि बच्चों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम लोग मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ गए कि आखिरकार ये बंदा हमसे चाहता क्या है। उसने पूरा अपना प्लान बताया कि मैं चोरी करना चाहता हूँ और अगर तुम लोग मेरे साथ चलते हो तो तुम छोटे बच्चे हो और इस बात पर कोई शक भी नहीं करेगा। तो सभी बच्चों ने यही बात समझी कि ये जरूर किसी न किसी तरह का पहुंचा हुआ चोर है जिसने इतना बढ़िया दिमाग लगाया और बाद में हो सकता है हम लोग माला माल हो जाएं। तो अलेक्जेंडर उन सभी बच्चों को लेकर अपने ही घर पर पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद ताला तोड़ने का नकली नाटक करता है और उसके बाद उन सभी बच्चों को घर के अंदर ले लेता है। घर को अंदर से लॉक करने के बाद सबसे पहले अपना वही पुराना काम, उसने टीवी का वॉल्यूम तेज किया और वो लेकर गया उन्हें अपने कमरे के अंदर। वो सारे बच्चे जाकर कमरे के अंदर चोरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर उनसे अलग रसोई में जाता है और वहां से एक बड़ा सा चाकू उठा कर लाता है। और चाकू लाने के बाद जब एक लड़के ने उसकी तरफ देखा तो वो शायद उसके इरादे थोड़े थोड़े समझ चुका था कि उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसका चिल्लाना कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने इतनी तेजी से उसके गले पर वार किया कि उसकी गर्दन अलग और बाकी हिस्सा अलग हो गया। लेकिन 6 बच्चों में से एक लड़का चिल्ला रहा था तो सबका ध्यान उसी की तरफ गया और जब उन लोगों ने देखा कि इसकी तो गर्दन ही नीचे आकर गिर चुकी है तो वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा गए और उन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू किया। लेकिन टीवी की आवाज काफी ज्यादा तेज थी और यहाँ पर उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो उसने चाकू उठाया और उन सभी की छाती में घोंप दिया। ये सारी की सारी बातें अब आराम से बैठकर अलेक्जेंडर पुलिस वालों को बता रहा था। ये सारे काम करने के बाद वो सोने के लिए चला गया और उसके बाद उसकी माँ आती है जिसने कि उन सभी लाशों को ठिकाने लगाया। अभी तक जितने पुराने कत्ल उसने किए थे उन सभी की लाशों को भी उसकी माँ ही ठिकाने लगाती आई थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां पर जाकर इन्हें ठिकाने लगाती है। तो पुलिस उसकी माँ के पास गई और उस बारे में पूछती है कि आपके बेटे ने तो ये सारे कारनामे रचे और उन लाशों के साथ आप क्या करती थी। तो उसकी माँ ने बताना शुरू किया कि जब वो अपना काम कर लेता, उन सबको निपटा दिया करता था, तो मैं वहां पर जाती, उनके छोटे छोटे टुकड़े करती और उन सभी को एक बाल्टी में डालकर पास की ही एक नदी आबा में उसे बहा दिया करती थी, जहां पर पिछले काफी दिनों से पुलिस को लाशें मिल रही थी। उन्हें कोई और नहीं, जबकि असल में उन्हें अलेक्जेंडर की माँ ही बहाया करती थी। इस काम को भी ये लोग काफी दिनों तक करते हैं और इसी तरह उन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। और उसके बाद नंबर आया इन लड़कियों का, जिसे बाद में प्लम्बर ने अंदर घुसकर देखा था, क्योंकि उससे 2 दिन पहले लूडी मिलर मार्केट गई हुई थी और वहां पर उसने काफी सारा सामान खरीद लिया। और जिसके बाद वहां पर 3 लड़कियां खड़ी थी और लूडी मिलर ने उनसे ये बात कही कि क्या तुम ये सारा सामान मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर पाओगी। वो लड़कियां भी खुशी खुशी लूडी मिलर की मदद करने के लिए तैयार हो गई और वो आ पहुंचती है उसका सामान उठाकर उसकी बिल्डिंग के नीचे। लेकिन लूडी मिलर ने ये कहा कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो मेरे अपार्टमेंट तक, क्योंकि ये इतना सामान है मैं इसे अपने रूम तक नहीं ले जा पाऊंगी, तो प्लीज तुम इसे मेरे अपार्टमेंट तक पहुंचा दो, उसके बाद तुम वापस आ जाना। तो वो तीनों लड़कियां इस बात के लिए भी राजी हो गई। उसके बाद वो लिफ्ट में जाते हैं और उसके बाद जा पहुंचते हैं अलेक्जेंडर के घर पर। उन लोगों ने बाहर से ही उस सामान को रख दिया, लेकिन लूडी मिलर ने ये बात कही कि इतनी दूर से तुम लोग इस सामान को उठाकर आई हो, तुम काफी ज्यादा थक गई होगी, पानी पीकर चले जाना, आ जाओ अंदर। लड़कियों ने इस बात पर ज्यादा आनाकानी नहीं की और वो उनके घर के अंदर चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसी तो पीछे से अलेक्जेंडर बिल्कुल तैयार खड़ा था एक चाकू लेकर, तो उसने
उन तीनों में से एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जो बाकी 2 लड़कियां बची थी उनका दिमाग अच्छे से काम कर गया, जिसके कारण उन्होंने उल्टा ही अलेक्जेंडर के ऊपर हमला कर दिया और उसे चोट पहुंचा दी। लेकिन तब तक लूडी मिलर ने गेट बंद कर दिया था और बाहर जाने का अब रास्ता बंद हो चुका था। तो अलेक्जेंडर वापस उठता है और उसने देखा कि इन दोनों लड़कियों ने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने वो चाकू उठाकर एक लड़की को दिया और उसे ये बात कही कि तुम अगर अपनी ही दोस्त को अगर नहीं मारती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा हिम्मत वाली थी, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तो हमला नहीं किया, जबकि वापस दोबारा से अलेक्जेंडर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर इस हमले से बच गया और उसने उन दोनों लड़कियों को एक एक चप्पाड़ लगाया और वो लड़कियां नीचे गिर जाती हैं। और उसके बाद उन दोनों को वहीं पर बांध दिया और जिस लड़की को उसने सबसे पहले चाकू मारा था उसकी गर्दन को उन दोनों ही लड़कियों के सामने अलग कर दिया। इस चीज को देखकर वो लड़कियां काफी ज्यादा घबरा गई और वो यही बात बोलने लगी कि प्लीज हमें जिंदा छोड़ दो, तुम जो कुछ भी कहोगे हम वही करेंगे। अलेक्जेंडर उन्हें 2 दिनों तक बंदी बनाकर रखता है और उन दोनों लड़कियों ने रात को आराम से बैठकर आपस में बातें की और वहां से भागने की प्लानिंग बनानी शुरू की। लेकिन वो लोग जब प्लानिंग बना रही थी तो तभी वहां पर अलेक्जेंडर आ जाता है और उसने ये बात कही कि तुम यहां से भागने की कोशिश कर रही हो, वो भी मेरे चंगुल से, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम तो क्या, जो यहाँ पर आगे आने वाली लड़कियां हैं वो भी भागने की नहीं सोचेंगी। और इसके तौर पर अलेक्जेंडर ने उन दोनों लड़कियों को शारीरिक प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। वो उनके शरीर पर अलग अलग जगह पर कट लगाने लगता है, उनके ऊपर मिर्च डालता है। इसके साथ साथ वहीं पर बैठकर जब वो सिगरेट पी रहा था अपनी जलती हुई सिगरेट उन दोनों लड़कियों को लगाने लगता है। इसके अलावा वो एक डंडे के साथ उन दोनों लड़कियों को बड़े ही बुरे तरीके से पीटता है और इसी पीटने के बीच उनमें से एक लड़की अपनी जान गवा देती है। दूसरी लड़की को भी अब वो टॉर्चर कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो प्लम्बर आ गया और उसकी आवाजें सुनकर पहले तो अलेक्जेंडर अंदर घुस गया, लेकिन जब उसे पता चला कि ये लोग तो उसके घर के अंदर ही आ घुसे हैं तो वो खिड़की से वहां से भाग जाता है। और प्लम्बर के साथ साथ अलेक्जेंडर के पड़ोसियों ने उसके घर के अंदर आकर ये सारी चीजें देखी थी कि एक लड़की तो बड़े ही बुरे तरीके से बंधी हुई है और दूसरी लड़की जो कि सोफे पर पड़ी है वो अपनी जान गंवा चुकी है। और इसके अलावा एक ऐसी लड़की भी यहाँ पर मौजूद है जिसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया है और खून इनके पूरे के पूरे घर में फैला हुआ है, दीवारों पर छींटे लगे हुए हैं और नीचे तो मानो पानी की तरह बह रहा है। और इन सारी चीजों को देखकर उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया था। पुलिस यहाँ पर जब आई तो उन लोगों ने यहाँ पर कुल इंसानों के जो कि यहाँ पर इनके द्वारा मार दिए गए थे उनके 82 जोड़ी कपड़े बरामद किए। इसके साथ साथ 40 ऐसे गहने भी उन लोगों को मिले जो कि उनके विक्टिम ने पहने हुए थे। पुलिस ने थोड़ी और छानबीन की और उसके बाद उन लोगों को ऐसी काफी सारी फोटो मिली जो कि बिना कपड़ों के थी और अलेक्जेंडर ने उन सारी लड़कियों की खींची थी जो कि यहाँ पर उसके विक्टिम के तौर पर उसके हाथ फंस गई थी। अलेक्जेंडर से जब पूछा गया तो उसने ये बात बताई कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उनकी संख्या 100 से कहीं ज्यादा है और पूरे तो उसे भी याद नहीं। और उसके इन सारे कारनामों को देखकर सबसे पहले तो उसकी इस रिपोर्ट को देखा गया कि पहले भी इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, तो अब की बार फिर से पहले इसका चेकअप करवाना चाहिए। और चेकअप में वही बात सामने आई कि ये मेंटली तौर पर अभी भी फिट नहीं है। तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जब तक ये जिंदा है इसे मेंटल हॉस्पिटल में ही रहना होगा और वहीं पर इसका इलाज चलेगा। और कल को अगर ये ठीक हो भी जाता है तो ये फिर भी उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ इसकी माँ भी इसके साथ मिली हुई थी तो उसे भी 15 साल की सजा सुनाई गई जो कि 2008 में जेल से बाहर आ गई और उसे सिर्फ 13 साल जेल में रहना पड़ा। जब से उसकी माँ जेल से बाहर आई थी तो जहाँ पर अब वो जाकर रहने लगी थी वहाँ पर आसपास में पड़ोस वाले काफी ज्यादा घबराने लगे कि हो ना हो ये वही महिला है जो कि ऐसे कारनामे करके आ चुकी है और इससे हमें भी काफी ज्यादा खतरा है। जिसके चलते पुलिस जब से लूडी मिलर रिहा हुई थी उसके ऊपर नजर बनाए हुए थी और अगर उसे शहर से बाहर भी जाना हो तो वो पुलिस को इतला करके जाती थी। वैसे दोस्तों इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है कि जो कुछ अलेक्जेंडर ने किया था इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उसका पिता, उसकी माँ या फिर उसके हालात को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उसके पिता ने ही अपने घर का माहौल कुछ इस तरह का बना दिया था कि उसका बेटा पहले ही एक तो कमजोर पैदा हुआ था और उसके बाद जो उसकी मेंटली हालत थी वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मुझे तो यही लगता है कि उसकी इस बुरी कंडीशन के पीछे उसके पिता का ही सारा दोष है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट इंदू निंगलियांग को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।